नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एनटीपीसी मैथ्स की प्रैक्टिस हम लोग लगातार कर रहे हैं और प्रतिदिन पीवाईक्यू और आधारित सवालों को हल कर रहे हैं। जो पुराने पेपर के सवाल हैं उनका सलूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफी क्लियरिटी आती है, काफी कॉन्फिडेंस बनता है। आप लोग इन सेशंस को कैसा ले रहे हैं, कैसे सवालों को हल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताया करिए। प्रतिदिन किसी एक्टिविटी में जुड़े भी रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, जिससे कि सारी जो प्रॉब्लम्स है मैथ्स की दूर हो सके और हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर अर्जित कर सकें। तो मैं फिलहाल कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ, रेगुलर आपके साथ यहाँ पर इन क्लासेस में जुड़ा हुआ हूँ। आप भी ऐसी कनेक्टिविटी बनाइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करिए, जिससे कि इसका सोल्यूशन बोर्ड फाइल आपको मिलता रहे, आप उससे और अच्छा रिवीजन कर सकें। मैं शुरुआत करता हूँ आज के सेशन के पहले सवाल से। पहला सवाल देखिए क्या है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सवाल कहता है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, जितना कमाता है 80% उसका खर्च करता है। उसके वेतन में अगर 25% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 15% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, कितने प्रतिशत की बचत उसने करी। बहुत ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, ट्रेडिशनल कर लीजिए, जनरल कर लीजिए, सवाल हल हो जाएगा। 2021 का लेटेस्ट सवाल है। ठीक है, देखिए कैसे। हर व्यक्ति का वेतन अगर हम 100 के आधार पर चलते हैं तो 100 से भी हम जा सकते हैं, भिन्न से जा सकते हैं, फ्रैक्शन बना के जान सकते हैं, मतलब लॉट ऑफ प्रोसेस होते हैं जब आप क्लास में इसको पढ़ते हैं। तो अभी बस इतना हम लोग समझते हैं कि जो आय है, आय 100 है, ठीक है। और आय के बाद क्या हुआ बताइए, 80% यहाँ पर खर्च जनरेट हुआ, तो खर्च यहाँ पर 80 हो गया। बचत कितनी होगी आप खुद सोच सकते हैं। बचत यहां से अगर डिसाइड करिए तो 20 हो गया। इसी चीज को हम लोग भिन्न से करवा देते हैं, इसी चीज को रेशियो से करवा देते हैं, डायरेक्ट मतलब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन देखिए अब उसने कहा कि वेतन में अगर 25% की वृद्धि हो गई, तो 100 तो ऐसा आंकड़ा है कि इसमें कोई टेंशन है नहीं। 25% बढ़ना मतलब सीधी सी बात 125 हो जाना। सवाल कहता है और उसके व्यय में अर्थात खर्च में 15% की वृद्धि हो गई, तो यहां से अगर हम 15% बढ़ाते हैं तो भाई 10% तो 8 ही होगा। 5% 4, 8 4 12 कर दीजिए तो 92 हो गया। तो 92 अब उसका खर्च होने लगा। तो बचत कितनी हुई बताइए, 5 से 2 निकला 3 होता है, 12 से 9 निकला 3, 33 की बचत हुई। कितना बढ़ा आप खुद देख पा रहे हैं, 13 बढ़ रहा है। किस पर बढ़ रहा है बोलिए, 20 पर बढ़ रहा है। बचत में वृद्धि प्रतिशत बताना है तो 13 करिए गुणे 100 करिए बटा 20 करिए। 20 पंजे 100 होता है, 13 पचे 65 होता है। 65% की वृद्धि उसके बचत में होगी। इस सवाल के लिए ऑप्शन नंबर डी राइट सोल्यूशन होगा। बढ़िया सवाल है, आराम से आप आंसर कर सकते हैं। दूसरा, एक पेन को जब 144 रुपए में बेचा गया तो अनुराग को उसके क्रय मूल्य पर, मतलब जो उसकी लागत थी उस पर 1/7 की हानि हुई। मतलब ये चीज वैसे ही है जैसे हम लोग किसी सवाल को हल करते समय प्रतिशत से भिन्न में बनाकर तुलना करते हैं। यहाँ पर बहुत बेहतर है कि सवाल में डायरेक्टली तुलना दे दिया है, भिन्न बना दिया है। यदि पेन को 189 रुपए में बेचा जाता है, मतलब उसका विक्रय मूल्य है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। ये भी 2021 का ही सवाल एनटीपीसी का, समझ रहे हैं। दो चीजें यहाँ पर मेंशन है। पहला चीज विक्रय मूल्य 144 में बेचा गया। अब सुनिए सवाल की नेचर क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन इसने कहा कि इस सवाल में उसके क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि हुई। जो ये लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि हुई। जैसे सवाल अक्सर रहता है क्या कि 20% की हानि हुई, 25% की हानि हुई, तो हम लोग जानते हैं कि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही आधारित होता है। इसने तो मेंशन भी किया क्रय मूल्य पर 1/7। अगर डायरेक्ट भी लिखता कि उसे 1/7 की हानि हुई, तो हम इस समय इन सवाल में यही करते हैं कि इस वैल्यू को हम क्रय मूल्य मानेंगे और इस डेटा को हम हानि मानेंगे। मतलब हम ये कहेंगे कि हमने कोई सामान 7 में खरीदा था और 1 की हानि हुई, तो बेचा कितने बताएं, 6 में। मतलब 7 में खरीद कर 1 में बेचा, 1 की हानि लिया तो 6 में बेचा, और 6 का मान अपने को दिया है कितना बताइए, 144। यहां से जरूरत पड़ने पर हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7। 16 9 इसको कितना कर दे, 6 दूना 12, 6 चौके 24, 24 छक्के 144 होता है ना। अब 24 सत्ते कर दीजिए, 7 चौके 28, 7 दूना 14 2, 168 रुपए उसका क्रय मूल्य है। अगर 168 क्रय मूल्य और बेच कितने में रहा है, 189 में, तो कितने का फायदा हो रहा है देखिए। यहाँ पर 8 से 9 से 8 निकलता है, कितना हो जाएगा 1, और 8 से 21 का फायदा हुआ। 21 गुणे 100/168 कर दीजिए, 8 बार गया, 8 से इसको भाग कर दिए 12.5%, तो 12.5% का उसे लाभ हुआ है। ठीक है, 12.5% का लाभ हुआ है। देखिए इस सवाल को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे मैं आपको बता दूं। जैसे हम डायरेक्ट तुलना कर सकते थे कि 144 जो है, 144 में बेचने से हानि कितने की हुई या लाभ कितने का हुआ। तो डायरेक्टली हम हानि या लाभ का डेटा हम सोच सकते थे। 144 पर अगर 1/7 है तो 189 पर क्या होगा,
189 पर जो होगा उसको डायरेक्टली निर्धारित किया जा सकता था कि क्या हो सकता है। फिलहाल ये कोई गलत प्रोसेस नहीं, ये भी आसान ही प्रोसेस है। और ऐसे ही आप लोग बहुत कंफ्यूज हुए बगैर इस समय सवालों के सोल्यूशन पर ध्यान दीजिए। जिस तरह से भी सवाल सेट हो जाए, हल हो जाए, उसी तरीके पर फोकस करिए। बहुत वैरायटी आप प्रोसेस जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब तो पढ़ते समय देखा जाता है। प्रैक्टिस करते समय सवालों को हल करने का सही बिहेवियर समझना जरूरी है, बस और कुछ नहीं। अगले सवाल पर आइए। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज पर पैसे का निवेश करता है। प्रत्येक योजना को पूरा होने पर उसे समान ब्याज मिलता है, निवेश का अनुपात बताएं। 3 अलग अलग निवेश अमाउंट है, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। साधारण ब्याज हर साल समान इंक्रीज करता है, वृद्धि बराबर देता है, वो कभी भेदभाव नहीं करता है, हर साल बराबर ब्याज आता है। ए रुपए को 6 साल के लिए, ठीक है, 6 साल के लिए 10% पर उसने ब्याज दर पर निवेश किया। बी रुपए को उसने 10 साल के लिए 12% की दर पर निवेश किया और सी रुपए को 12 साल के लिए उसने 15% की ब्याज दर पर निवेश किया। और यहां से जो उसे ब्याज मिला वो सारे ब्याज बराबर थे। कि बढ़िया हुआ। इससे देखिए कुछ क्लियरिटी हो पाए। जैसे एक तो परसेंटेज सबका गायब हो जाएगा, कोई इसकी जरूरत नहीं है, परसेंटेज को लेकर टेंशन नहीं बिल्कुल भी। कुछ और जैसे जो खत्म हो रहा है, जैसे क्या कि 5 या 15 होता है, ठीक है, 5 दूना 10 होता है और 5 दूना 10 होता है। 2 से भी अगर खत्म होने की बात है, जैसे चेक कर लीजिए कहीं से, 3 से भी ज्यादा, 3 होता है, 3 चौके 12 होता है और 3 दूना 6 होता है, ठीक है। अब आपके सामने देखिए 2 से कटने की स्थिति, हाँ बन रही है, बिल्कुल बन रही है। 4 से भी कटने की स्थिति, 4 खत्म हुआ, 4 खत्म हुआ, 4 तिया 12 हुआ, मतलब कुल मिला के ये आपका हो जाएगा ए बराबर 2b बराबर आपका 3c है। ऐसे जब भी कभी आपके सामने रेशियो हो या कंपैरिजन हो, तो आप इनकी जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करना चाहें तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/1 कर दें भाई, यहाँ पर 1a है, रेशियो 1/2 कर दें, रेशियो 1/3 कर दें। 3 और 2 का एलसीएम ले ले 6, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये आपका 2 हो गया। 6 3 और 2, 6 3 2 ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। यही सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। सी ऑप्शन आप लोग नोट कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट हल है, आप बिल्कुल उतारिए, इस सवाल का सही आंसर पाइए। अगला, यदि P 5% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई राशि है जो 2 वर्षों के लिए अधिक वर्ष या अधिवार्षिक अर्धवार्षिक संयोजित होती है, तो 2 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि क्या होगी। अब समझिएगा, अर्धवार्षिक संयोजित तभी होता है जब चक्रवृद्धि की बात होती है। 5% की दर है, पी मूलधन है अपने पास। देखिए इस तरह का सवाल बहुत बनता है, हालांकि 17 का सवाल है लेकिन ऐसे सवाल बहुत बनते हैं, ठीक है। प्राप्त राशि मतलब अमाउंट पूछ रहा है। पहले देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, इस पर डायरेक्ट नहीं सोचा जा सकता है। यहां पर हम लोग को जैसे दर दिया है, सवाल में देखिए क्या दिया है, सवाल में अपने को दर दिया है और दर कितना दिया है 5% पर एनम, ठीक है। समय कितना दिया है, समय 2 वर्ष दिया है, समय दिया है 2 वर्ष। और क्या दिया है बताइए, और इसके बाद अर्धवार्षिक संयोजित हो रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कभी अर्धवार्षिक संयोजन होता है मतलब हाफ ईयरली जिसको कहते हैं, तो दर आधी हो जाती है, 2.5% हो जाता है, समय 2 गुना हो जाता है, 4 वर्ष हो गया। अब आपको बता दूं कि अमाउंट का नियम क्या होता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n होता है, करेक्ट है। तो यहाँ अमाउंट लिखा, प्रिंसिपल कितना है नहीं पता है, प्रिंसिपल को p ही रखते हैं, और इसके बाद 1 प्लस r की जगह पर 2.5 किया, अपॉन 100 है कि पावर आप यहाँ पर n की जगह 4 लगा दें, तो प्रिंसिपल रहने देते हैं। इसको 100 प्लस कितना हो जाएगा भाई, 100 प्लस 2.5 102.5 हो गया, डिवाइड बाई कितना है 100 है कि पावर कितना है 4 है। अब इसी चीज को हम लोग को समझना है, क्योंकि यहाँ पर 100 कहीं पर उपयोग है में नहीं, उपयोगी नहीं है। अब इसी को देखिए हमारे पास क्या स्थिति है, हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि पावर कहीं पर 4 देखिए यहाँ पर मेंशन किया है, इसके लिए हम लोगों को इसी चीज को निर्धारित करना। अगर मैं इसको 100 को भाग कर दूं, देखिए 100 से अगर भाग करूं तो पी तो ऐसे ही रहेगा, 100 से भाग करने पर 0.2 स्थान और शिफ्ट हो जाएगा, 1.025 हो जाएगा, और पावर यहाँ पर 4 है तो 4 बना रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर किस पर चले जाएंगे हम लोग, डी पर। ये सब देखिए कैलकुलेशन नहीं बट ये कंफ्यूज करने वाले टर्म्स हैं, जो थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम देते हैं। तो सवाल का उत्तर डी ऑप्शन होगा। इस तरह के सवालों पर भी अपना कमांड फोकस बना के रखिएगा, न्यूमेरिकल से ज्यादा इन सब चीजों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अमर और कोमल की जो आय का अनुपात है 5:4 है, 5 और 4 के अनुपात में कमाते हैं। इनके जो खर्च है व्यय वो 2:1 के अनुपात में है। उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 6,000 रुपए बचाता है, तो अमर की आय बताइए क्या है। सवाल कैसे होगा समझिएगा।
यहां पर मैं इसको लिखता हूं, देखिए सबसे पहले आय, ठीक है, आय की बात करता हूं और आय का रेशियो कितना दिया है, 5:4 है। 5:4, दो पर्सन है, एक अमर है और दूसरा कौन है, कोमल है। अमर है और कोमल है। कह रहा इनके व्यय का अनुपात 2:1 है। जो व्यय है, आय के बाद क्या होता है, व्यय। व्यय का अनुपात 2:1 है, ठीक है। उनमें से प्रत्येक 6,000 रुपए बचाता। देखिए आय में से चाहे बचत निकाल दीजिए व्यय आएगा, चाहे व्यय निकाल दीजिए बचत आएगा, दोनों की बातें होती हैं। उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 6,000 रुपए बचाता है। आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसको करने के दो तरीके आपको बताता हूं। सबसे पहला तरीका जैसे जो ट्रेडिशनल लोग कर लेते हैं कि अमर की आय 5x मान लो और कोमल की आय 4x मान लो। इसने भी 6,000 निकाला, मतलब बचाया, एक प्रकार से बचत ही होगा ना। 6,000 बचत अपनी निकाल रहा है तो खर्च आएगा ना। इसने भी 6,000 निकाला, बराबर कितना हो जाएगा, 2/1। इससे हल करिए, अपने आप x आएगा, x का 5 से गुणा कर दीजिए, आय पता चल जाएगी। 2021 का सवाल है, सवाल अगर देखा जाए तो। बट हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं कि यहां से यहां का जो गैप है, एक्चुअली किस वजह से रेशियो बना है, 6,000 दोनों ने बचाया है, ठीक है, इसने भी और इसने भी, मतलब दोनों ने बराबर बराबर यहां पर किया है। तो इसके लिए आपको क्या चेक करना होता है, क्या दोनों में बराबर बराबर अंतर करने के बाद रेशियो का गैप भी सेम है। पता चला कि 5 से 2 होना मतलब 3 घटना और 4 से 1 होना मतलब 3 घटना। तो इसका मतलब सही है, यहां से यहां का अंतर, यहां से यहां का अंतर सेम है। अगर नहीं होता तो हमको करना पड़ता है। यह अंतर भी 3 है, यह अंतर भी 3 है, 3 की तुलना तुरंत हम 6,000 से करते हैं। एक बराबर कितना होगा, 2,000। और 2,000 जिसका आप जैसे अमर का पूछा है, तो अमर का अनुपातिक भाग 5 था, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, अमर के लिए 10,000। 10,000 उसकी आय थी, तो 10,000 देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में। तो 10,000 आप लोग लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ट्रेडिशनल भी करके देख लीजिए, आपको वही आंसर मिलेगा जो मैंने यहाँ पर बताया। सवाल में और भी परिवर्तन आते हैं, जैसे यहाँ पर जो हमने बराबर बराबर उनके बचत दिए हैं, अलग अलग बचत हो, तब भी सवाल बन जाता है। क्रिस क्रॉस मेथड किसी सेशन में मैंने शायद करवाया है या आगे करवा दूंगा, ठीक है। ये सवाल भी आपको फेस करने को मिलते हैं, तो इस सवाल को एकदम क्लियर मानिएगा। ये देखिए जैसे एवरेज का सवाल है, सिंपल परसेंटेज से रिलेट कर रहा है। 70 का 45%, 110 का 35% का औसत पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक, तो क्या किया जाए बताइए भाई। 70 का 45, हम ये तो वैल्यू करके करें, 70 का 45%, या तो सीधा हम लोग करें, जैसे हम सीधा कर दें भाई। 70 का 45% क्या होगा, 70 गुणे 45/100, और 110 का 35%, 110 गुणे 35/100। बात तो एक ही है भाई, उसका हमें वैल्यू तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। दोनों में बटे 100 है, जब मान आ जाए तो भाग फिर 2 से ही करना है। बात वही है, जैसे 45% निकालिए, कितना आएगा इसका, 45% का मतलब 70 का अगर हम लोग करते हैं तो 70 गुणे 45 बटे कितना होगा, 100, यही होगा ना। 5 9 45, 5 बिसा में 100 होता है, इस शून्य खत्म हुआ, 9 7 63, ये 63/2 हुआ। ठीक, 63/2 हुआ। दूसरी तरफ इसकी देखा जाए, 110 है, 35/100 कर दीजिए, 5 7 35, 5 20 में भी होगा, शून्य हो गया, 77/2 हो गया, 77/2 ईमान हो गया। दोनों को जोड़कर 2 से भाग करिए, जोड़िए कितना होता है, 7 3 10, 6 7 13 1 14 बटे 2 कर दीजिए तो 70 ही हो जाएगा अगर इनको जोड़ते हैं तो। अब 70/2 कर दीजिए, औसत निकालना है तो मान कितना आएगा, 35। इसका उत्तर आपको 35 मिलेगा बी ऑप्शन में। सही उत्तर इस सवाल के लिए बी ऑप्शन होगा। दोनों का मान निकाला, उसका जो 45% आ रहा है 63/2 है, और उसका 35% 110 का, ये आपका 77/2 होगा। दोनों का एवरेज हमने किया, जोड़ करके 2 से भाग तो 35 आंसर आया। अगला सवाल देखिए क्या है। राम और श्याम एक कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राम कर सकता है 12 दिनों में और श्याम कर सकता है 18 दिनों में। उन्होंने एक साथ काम किया और काम करने के लिए 15,000 रुपए प्राप्त किए। दोनों मिलकर के काम किए और 15,000 रुपए प्राप्त किए। उन्हें व्यक्तिगत रूप से कितना पैसा मिलेगा। जैसे आप किसी काम में अगर इन्वॉल्व होते हैं, काम करते हैं, तो जो आपको काम के बदले पैसे मिलते हैं ना, वो हमेशा आपके इन्वेस्ट नहीं, जैसे व्यापार तो है नहीं कि हाँ कोई पैसा इनपुट किया है, इन लोगों ने मजदूरी करी है, आपकी क्षमताओं पर निर्भर करके आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्षमता क्या होती है, हमारे द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य। राम काम कर सकता है 12 दिन में ना, और श्याम कर सकता है 18 दिन में। दोनों ने मिलजुल कर किया। देखिए टाइम है, आपको पता होगा समय जो होता है वो क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर आपको 12 और 18 की टाइमिंग है, मतलब हम 12 दिन में कर सकते हैं राम के रूप में, और श्याम के रूप में कोई 18 दिन में कर सकता है, तो इसका मतलब राम ज्यादा क्षमतावान है। इस केस में अगर आपको यहाँ पर समय दिया है तो क्षमता जो है हमेशा समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 6 दूना 12, 6 3 18, क्षमता 3 और 2 की हो जाएगी, ये हो जाएगी।
क्षमता 3 2 की हो गई। और पैसे बटने कितने हैं बोलिए, पैसे बटने 15,000 तो अनुपाती पदों को जोड़े, 3 2 5 हो गया, 5 बराबर 15,000 कर दिया, 1 बराबर आपका 3,000 होगा। तो ऐसे में राम का हिस्सा 3 के अनुपात में है, तो 3 बराबर 9,000 राम को मिलेगा। और श्याम का हिस्सा 2 है, 2 के रूप में यहाँ पर श्याम का हिस्सा होगा, श्याम का हिस्सा 2 के रूप में है, तो 2 बराबर 6,000 मिलेगा। तो 9,000 और 6,000 उनका व्यक्तिगत पार्ट होगा, 9,000 6,000। इसको ध्यान दिया करिए क्योंकि इसमें सीक्वेंस बहुत मायने रखता है। उनको मतलब शुरू में जो व्यक्ति था, अब यहाँ गलत हो जाएगा, 6 और 9 कोई लगाएगा, आपको 9 और 6 सही उत्तर, ये सब भी बहुत ध्यान रखने की बातें होती हैं भाई। उन्हीं में हमें आंसर में सेम ही डेटा तो दिया है, ऑर्डर बदला है, तो ऑर्डर बदलने का मतलब है कि हमको रिस्पॉन्स सही करना होगा। माधवी ने अपनी यात्रा सुबह, बहुत शानदार सवाल है, देखिए 22 का सवाल है CBT 2 का, इसको देखिए आप लोग। माधवी ने अपनी यात्रा शुरू करी 9:25 AM पर, सुबह के 9:25 हो रहे थे। 9:39:24 मतलब 9:39:24 सुबह पर वह 24% की यात्रा पूरी कर पाती है। अगर वह समान चाल से ऐसे चलती रही तो अपने गंतव्य पर पहुंचेगी। देखो एक यात्रा है, यात्रा हमेशा भाई जो है पूरी डेस्टिनेशन, और उसका अभी तक उसने 24% कवर किया, तो 24% मतलब लगभग 1/4 उसने यात्रा पूरी करी है। कितने समय में की है ये हमको पता चल जाएगा। पूरी यात्रा करना है तो पूरी यात्रा के लिए भी उसे और कितना समय देना होगा और कितने बजे पहुंच पाएगी, बढ़िया सवाल के रूप में। देखिए सबसे पहले उसने जर्नी प्रारंभ करी 9:25:00 से। कितने बजे से शुरू किया, 9:39 और कितने सेकंड भैया, 24 सेकंड। इतने बजे वह 24% की यात्रा पूरी कर ली है, 24% की, करेक्ट है। तो 24% यात्रा पूरी करने में उसे समय कितना लगा, आप खुद बताइए। 24 सेकंड तो ये लगा है, और साथ साथ 9 से 5 4 होता है, 14 मिनट 24 सेकंड लगा है ना, 14 मिनट 24 सेकंड उसे लगा है। और 14 मिनट 24 सेकंड को आप एक काम कर डालिए, आप पूरा मिनट में ही कन्वर्ट कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो सेकंड और इसके तामझाम में फंसे रहेंगे। हम सबको पता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, ठीक है, 60 सेकंड होता है। या तो पूरा सेकंड में कन्वर्ट करिए इसको, भाई सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 24/60 करना होगा, जोड़ना होगा, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप इसको 14 मिनट ही रहने दीजिए, 14 मिनट प्लस इसको जो 24 है ना, 24 को 24/60 करिए, 12 दूना 24, 12 तिया 60 होता है, तो 14 प्लस 2/3 मिनट हो जाएगा, 14 तिया 48, 2 50/3 मिनट हो गया। अब सुनिए 50/3 मिनट में 24% यात्रा पूरी हुई है 50/3 मिनट में, करेक्ट है। हमको चाहिए 100 मिनट, 100% यात्रा, तो 100% यात्रा हम कितने समय में पूर्ण कर पाएंगे। इसके लिए ए ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, समझ रहे ना आप लोग। देखिए कैसे होगा भाई, ए इसको काटेगा, मतलब बेसिकली आप क्या हो जाएगा, 50/3 है, गुड़े होगा 100 और बटा होगा 24, गलत मत सोचिएगा, ठीक है। ये हो गया। ये जो आया है भाई ये मिनट है, ये क्या है, मिनट है। ये मिनट बेसिकली शुरू से होगा, हमें 100% हमने पूरा निकाला है, तो इसलिए मत सोचिए। हम या तो फिर लिखते 76, भाई 76 लिखते तो 76 के हिसाब से सोचा जाता, हम 76 तो लिखे नहीं कि बचा कितना है, हमने शुरू से कर दिया कि हम बाद में जो समय आएगा 9:25 से ही ऐड करके चलेंगे। ये हमारा मिनट है, तो मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो जाकर के सेकंड बनता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 50 है, गुड़े 100 है, बटे क्या है 3 है, गुड़े 24 है। हम इसको 60 से और डिवाइड करेंगे, जब 60 से डिवाइड करेंगे तब जाकर के अपना सेकंड, मतलब अभी सेकंड या अभी ऐसे रहने दीजिए, मैं आपको बताता हूं पहले। देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, कुछ काट सकते हैं बिल्कुल, थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं, जैसे क्या बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जैसे यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 12 दूना 24, सॉरी 2 बार में 24, 2 बार में 24 और 2 50 बार, तो 50 50 100 हो गया, 50 2500 हो गया, 2500 को हम 12 तिया 36 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इतना मिनट लगा है, इसको मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर मिनट सेकंड में कन्वर्ट करने का मतलब है पहले तो देखो कितना मिनट है, ठीक है, मतलब ये जो मिनट है बेसिकली वो एक्चुअली कितना मिनट है, 36 से मैंने भाग किया, 36 से किसको, 2500 को, 2500 का भी कटने को एक टाइम एक स्टेप और जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमने 3 से किया, ठीक है, हमने 3 से डिवाइड किया, 3 लेकर हम गए, तो यहाँ पर 36 तिया 180, 100 कितना हो जाएगा, 36 पंचे 180 होता है, और 36 छक्के 216 होता है, और 36 छक्के, ठीक है। हम लोग 6 बार लेकर जाते हैं, 6 छाके 36 होता है, 6 3 18, 18 और 3 21 216 हो गया, ठीक है।
तो 10 से 6 4 होता है और 4 से 1 3 34 हो गया, एक जीरो कर देते हैं। मेरे ख्याल से 9 बार पूरा का पूरा जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 छंगे 54 होता है और कैरी 4 होता है, 9 छंगे 54 कैरी 5 होता है, 9 त्रिक 18 5 23 होता है, 9 त्रिक 27 5 32 होता है, सॉरी 10 से 4 6 होता है और 3 से 2 12 हो गया। तो कुल मिला के हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 69 मिनट तो ठीक है, ये 16/36 है मिनट है, बट इसको 60 से अगर हम गुणा कर देंगे तो यह सेकंड हो जाएगा। 12 तिया 36, 12 पंचे 60 हो गया। 16 पंचे 80/3 है, बेसिकली यह 80/3 है। तो यह 69 तो ठीक है, 69 के हिसाब से आया है। और 69 को अगर हम जोड़ते हैं किसमें 925 में, तो 925 में अगर हम 69 जोड़ते हैं देखिए कितना होता है 10-25 तो भाई सीधा हो जाएगा, और 25 में 5 और जोड़ा तो 10-30 के आसपास लगेगा। मतलब अगर वह गंतव्य तक पहुंचना है तो सीधी सी बात देखिए 69 का मतलब भी 70 से, यहाँ पर देखिए आप ऐसे भी समझ लीजिए, अगर 69 हम ऐसे जोड़ते हैं, 69 का मतलब पहले आप 60 जोड़िए, तो 60 जोड़ने का मतलब कितना हो गया, 60 जोड़ने का मतलब देखिए एक बहुत शानदार सवाल है तो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन करने में ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा। सवाल क्या है पढ़िए, माधवी ने अपनी यात्रा सुबह 9:25 से शुरू करी, ठीक है, 9:39-24 AM तक उसने 24% की दूरी करी। मतलब जितना पूरी यात्रा उसे करनी थी उसका 24% उसने कवर किया 9:39-24 AM पर। यदि वह समान चाल से चलती रहे तो किस समय अपने गंतव्य तक पहुंचेगी, करेक्ट है, किस समय वो अपने गंतव्य तक पहुंचेगी, ये आपको समझना है। अब आप एक बात समझिए, देखिए 9:25 से उसने यात्रा को प्रारंभ किया, 9:25 AM से, ठीक है, और 9:39, इसको थोड़ा सा आप लोग ऐसे समझिएगा, 9:25 से AM का मतलब 9:25:00 कर दीजिए, 9:25:00 AM, ठीक है, 9:39 और 24 यही है ना, यस। देखिए उसे कितना समय लगा, मतलब यहां से यहां तक का जो समय है चेक करिए कितना है, 24 तो डायरेक्ट हो जाएगा, 9 से 5 4 होता है, 3 से 2 1 होता है, 14 मिनट 24 या 14 इतना टोटल मिनट है, नॉट मिनट एंड सेकंड आप कह सकते हैं, मिनट एंड सेकंड है। तो आप एक काम करिए, या तो भाई इसको पूरा सेकंड बना लीजिए, भाई ये तो 24 सेकंड है ही है, या 14 मिनट और आप सेकंड में बना लीजिए तो सेकंड में आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप एक और चीज कर सकते हैं कि इसको आप एकदम से जो मिनट है ना, मिनट को सेकंड में लिख सकते हैं। तो 24 बटे कितना कर दूं 60, 12 दूना 24, 12 तिया 60, सॉरी 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 12 पंचे 60। तो बेसिकली ये क्या हो गया बताइए, अगर हमारे पास 24 सेकंड था तो 24 को हमने मिनट में बनाने के लिए 24/60 किया, तो हमारे पास 12 दूना 24, 12 पंचे 60 हो गया। तो आप चाहो तो आप सीधा लिख दो कि 14 प्लस 2/5 है, तो 14 पंचे 70 दो कितना है 72/5 है, करेक्ट है ना, इतना भैया मिनट हो गया। अब आपने नोटिस किया कि 24% की यात्रा पूरी हुई है और उसके लिए लगा है 72/5 मिनट ना, ये मिनट है। हमको पूरी यात्रा करा, अच्छा देखो दो तरह से हम जा सकते हैं, हम 24 के बाद बचा हिस्सा पूरा कर लें तब हमें समय इसमें जोड़ना पड़ेगा, या हम सीधा सीधा अगर हम पूरा 100% का समय निकाल लें तो 100% के लिए आपको 9:25 से जोड़ना पड़ेगा, तो 100% ही निकाल लेते क्या जाता है, 24 तिया 72 होता है, ये ऊपर जाएगा 100 तिया 300 हो गया, 300 बटे भाई 5 कर दीजिए 60 हो गया, करेक्ट है। 60 है क्या है बोलिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिनट ही तो कहेंगे ना। 60 मिनट बराबर क्या होता है बोलिए, 1 घंटे होता है, 60 मिनट बराबर 1 घंटे। तो भाई 9:25 था, 9:25 से अगर हम 60 मतलब 1 घंटा सीधा जोड़ना यार, 1 घंटा जोड़ते हैं तो आप 1 घंटा सीधा में लिख दो ना, 1 घंटा बराबर 10:25 हो जाएगा। तो 10:25 AM पर वह क्या करेगा, अपनी पूरी यात्रा को डन कर लेगा, डर कर लेगी माधवी। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है, एकदम सही आंसर है। आप लोग अच्छे से इसको तय कर लीजिए, एकदम सही आंसर आपके सामने है, ठीक है। सवाल अच्छा है, बस सवाल देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में, कन्वर्जन में, इन्हीं में समस्या आएगी सोचने में, बाकी इतना टफ नहीं है ना, तो बहुत आसान है। 2022 का है, CBT 2 का सवाल है, भी याद रखिएगा। एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। आदमी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन की गति 62 है, तो ट्रेन की लंबाई बताएं। देखिए स्थिति को कैसे मैनेज किया जाता है, ये ट्रेन है, ठीक, ये इसका ड्राइवर है, इसका गार्ड है, इसकी लेंथ होगी, इसकी स्पीड है, एक व्यक्ति है ऐसे है, इधर आ रहा है व्यक्ति, ट्रेन इधर जा रही है।
विपरीत दिशा में भाई व्यक्ति की गति कितनी है, व्यक्ति की गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की गति कितनी है 62 किलोमीटर प्रति घंटा। जब विपरीत दिशा में कोई चलकर पार करता है तो चालें जुड़ जाती हैं ना, और ट्रेन जब व्यक्ति को पार कर रही है तो अपनी ही लंबाई को पार करेगी। तो पार करने में लगा समय बराबर ट्रेन की लंबाई बटा चालों का योग कर दीजिए, S1 प्लस S2 कर दीजिए। आपको पता है 10 सेकंड में पार करी है, लंबाई नहीं पता है। S1 व्यक्ति की और दोनों की मिला दीजिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 72 किलोमीटर होगी ना, कि भाई व्यक्ति की तो 10 है और ट्रेन की कितनी है 62 है। इसको मीटर पर सेकंड में लिखिए तो 72 गुणे 5/18, 18 चौके 72, 4 पंचे 20, क्या लिख देते हैं 20। 20 धाम में कितना होता है 200। 200 मीटर की लेंथ है, ठीक है 200 मीटर की लेंथ है जो ट्रेन की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए राइट सोल्यूशन होगा। तो आप लोग अगर करिए कंफर्म तो आंसर भी आपका फाइनली डन होता है। ABCBT 2 का ही सवाल है, 2022 का शिफ्ट 2 का सवाल है, ठीक है। ये देखिए 2017 का सवाल है, लेकिन ठीक है यूनिट डिजिट आपसे अक्सर पूछ ही लेता है। आप देख रहे हैं ना 45 23 अंत में कितना है 3 है। जब किसी संख्या के अंत में 3 होता है तो 3 नहीं 2 3 7 8 कुछ भी हो, ऐसी केस में पावर को हम क्या करते हैं भाई, हम नंबर लिख देते हैं पहले। यहाँ पर सवाल देखिए कुछ ऐसे है, 4 है 5 है 2 है 3 है, पावर 1632 है, करेक्ट। 2 2 2 4 है, पावर 1632 है, और 3 2 2 5 है, पावर 1632 है, करेक्ट है। यहां से करते हैं, अंत से अच्छा लग रहा है मुझे। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए समझिए सब लोग, अगर किसी संख्या के अंत में 0 1 5 6 कुछ भी हो तो चाहे जो पावर लगी रहे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अंत में अगर 4 है, पावर एक सम संख्या है तो 4 बन जाता है 6। और मैं आपको बताऊं मुझे इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब 5 का गुणा एक सम के साथ होता है और बाकी भी गुणा ही है तो अंत में 0 आना मस्ट है, तो 0 आ जाएगा। लेकिन करना है तो कर लीजिए, इसका भी मान निकाल लीजिए। क्या होगा बता दो, अंत में अगर 2 है 3 है 7 है 8 है तो पावर को 4 से भाग करते हैं। रिमाइंडर यहाँ पर अगर 0 है तो 0 की जगह 4 लाते हैं और 3 की केस में 1 आ जाएगा। 3 की पावर 4 81 होता है, तो फिलहाल उसकी जरूरत देखी तब भी नहीं पड़ी। 0 इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। अगर आप 0 लगाए हैं तो परफेक्ट है। n के पास k से p रुपए अधिक है। दो व्यक्ति हैं, एक n है और एक k है, ठीक है। n के पास कुछ धन है जो k से p ज्यादा है, मतलब अगर k के पास x रुपए है तो इसके पास x प्लस p है, x प्लस p है, करेक्ट है। n और k के पास उपलब्ध कुल राशि, दोनों के पास जो धन है वो कितना है पता है, q रुपए है। इनके पास q रुपए है, तो k के पास कितना धन है। आइए देखिए कितना बढ़िया बढ़िया सवाल देखिए बना था, 17 का सवाल था। छोटा सा ही है लेकिन कंफ्यूज करता है। दोनों को जोड़िए, x 2x प्लस p बराबर q कर दीजिए। किसका धन पूछा है, k का मान क्या है x है, तो 2x बराबर क्या कर दें, q माइनस p। x बराबर क्या हो जाएगा, q माइनस p बाई 2, q माइनस p बाई 2। ये देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, डी में, सही है ना, गुड। चलिए सवाल नंबर आपका ये होता है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ रहा है। रिकरिंग फ्रैक्शन का सवाल है, बहुत सही सवाल है। हालांकि 21 का सवाल है, और भी स्तर बढ़ा सकता है इस पर, लेकिन अभी तो यही है। 0.56 के ऊपर बार है, 0.43 के ऊपर बार है और 0.89 के ऊपर बार है। बार सब में समान है, लेकिन जैसे कह रहा हूं वैसे करिए, ऐसे करिए। 0.0.0 डबल डबल सब पर सेम है तो लिखिए 5 6 और एक बार और 5 6 लिख दीजिए, ठीक है। 4 3 4 3 फिर 4 3 लिख दीजिए, 8 9 और फिर से 8 9 लिख दीजिए। इसका फायदा है अभी हासिल में दिख जाता है। 6 3 9 9 18 की 8 हासिल 1, 5 1 6 6 4 10 8 18 की 8 हासिल 1, 6 1 7 3 10 10 9 19 की 9 हासिल 1, 5 1 6 6 4 10 8 18 की 8 हासिल 1, ठीक है। ये यहाँ पर 1 चला गया, 1.89 आया। अब इससे कोई मतलब नहीं है, तो 1.89 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार। 1.89 के ऊपर बार है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में है। सी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। सभी लोग इसको नोट कर सकते हैं। डायरेक्ट कोई करता तो फंस जाता, 6 3 9 9 18, देखिए यहाँ पर 8 बनता तो फंस जाता और कंफ्यूजन क्रिएट करता, ठीक है। 8 8 भी कहीं ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग डी लगाएंगे अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो सवाल की क्लियरिटी समझिए, सवाल में कंफ्यूजन होता है ऐसे। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, a की पावर 1/3 है बराबर कितना है, 6 है। a² माइनस 36a, ये आपसे पूछा गया है।
मैं आपकी बातें सब कुछ क्लियरिटी दूं आपको, समझिएगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, जैसे 2 की पावर 3 है बराबर कितना है 8 है, तो मैं लिख सकता हूं 8 बराबर, सॉरी 8 की पावर 1/3 बराबर 2, ऐसे लिख सकता हूं इसको, ठीक है। वही बात है, जैसे अगर यहाँ पर a की पावर 1/3 बराबर 6 लिखा है, 8 की पावर 1/3 बराबर 2 लिखा है, तो 2 की पावर 3 करने से तो 8 आया है, मतलब a का मान कितना हो जाएगा पता, 6 की पावर 3 हो जाएगा। a का मान 6 की पावर 3, यहां से a कॉमन कर लीजिए तो a माइनस 36 हो जाएगा, सही है। और a का मान 6 की पावर 3 है जो 216 होता है, और यहाँ भी 216 होगा, माइनस आप 36 कर दीजिए, ठीक है। 216 रहने दीजिए इसको, और 216 से 36 घटाइए, 216 से 36 घटाइए, 6 हुआ 0, 11 से 3 8, 180 हो गया। गुणा करिए, एक शून्य आया, 18 छक्के 108, 108 की 8 हासिल 10 हुआ, 18 की 18, 10 28 की 8 हासिल 2 हुआ, 18 दूना 36, 36 दो कितना होता है 38, 38880, ऑप्शन नंबर बी 2021 का सवाल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 3880 राइट सोल्यूशन। त्रिकोणमिति का सवाल है, त्रिकोणमिति तो इंपॉर्टेंट हिस्सा है ही, आप जान ही रहे। साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 80, साइन स्क्वायर 85। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साइन कॉस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो इसको पहले समझिए, क्योंकि जैसे साइन 30 का जो मान होगा वही कॉस 60 पर होगा, कॉस 45 पर जो मान होगा वही साइन 45 पर, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होते दोनों। अब जैसे सवाल जो लिखा है, साइन स्क्वायर 5 है प्लस साइन स्क्वायर 10 है प्लस साइन स्क्वायर 80 है प्लस साइन स्क्वायर 85 है, उसी हिसाब से बनाया ही गया है, ठीक है। अब सुनिए क्या होगा, ये जब ये दोनों एक साथ होंगे, ध्यान देखिएगा, ये दोनों जब एक साथ होंगे तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर, चाहे यहां लिख दीजिए चाहे उसके साथ लिख दीजिए। जैसे आपको कहा नहीं गया है कि मान लीजिए अगर लिखा हो साइन 60 या साइन स्क्वायर 60 है और साइन स्क्वायर 30 है, साइन स्क्वायर 30 है, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 30 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर 30 नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और यहां भी साइन स्क्वायर 30 है, ऐसे हो गया। इससे हमको एक बात समझ में आती है कि जो, और हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब सेम वही कॉन्सेप्ट इसका इसके साथ है और इसका इसके साथ है, कि साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85, तो चाहे आप साइन स्क्वायर इसको आप कॉस स्क्वायर इसको 85 कर दें, चाहे इसको क्या नाम है कॉस स्क्वायर इसको 5 कर दें, बात एक ही होगी। होना इन दोनों को एक ही है और इन दोनों को एक ही है, क्योंकि 80 10 कितना होता है 90, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। दोनों परिस्थितियों में आपको ए भी एक मिलेगा, ए भी एक मिलेगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा बताएं, 2 हो जाएगा। तो 1 1 कितना होने वाला है 2, तो बी ऑप्शन अगर आप लगा रहे तो एकदम सही आंसर है। बात वही है, कहिए तो पूरा लिख कर दिखाएं, ऐसे लिखिए 90 - 85, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 85। अब सुनो, कॉस स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 85 क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ही होता है। सेम उसी तरह से भी होगा, तो सवाल में दोनों जगहों पर 1 1 मिलेगा, तो जुड़ करके कितना होने वाला है 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, देखिए ध्यान से क्या लिख रहा है। एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई 12 है, देखिए फिगर बना दिया, पूरी हाइट को ले रखा है इसने, हवा में इस प्रकार टूट जाता है, जैसे यहां तक पेड़ था, देखिए यहां तक था, ये पूरा यहां से यहां तक, पूरी लेंथ कितनी थी 12 थी। यहां से ब्रेक हुआ और ये जो हिस्सा ए वाला यही बिखर करके यहाँ टूट गया, ठीक है। 12 हवा से इस प्रकार टूटा कि उसका शीर्ष जमीन को छूता है, और जमीन के साथ देखिए 60 डिग्री का कोण, ये बहुत शानदार है कि फिगर बना के दे रखा है। पेड़ नीचे से कितनी ऊंचाई पर टूटा है, ये हमको बेसिकली ए लेंथ बतानी है। देखिए ए लेंथ यहां से यहां तक की, इसको हमने कितना माना है x, ईमान भी दिया है, ये कितना हो जाएगा 12 - x, करेक्ट है। और यही यहां भी होगा 12 - x। मुझे इसी लेंथ को फाइंड करना है, ये हाइट है और ये सोचा जाए तो कर्ण है, भाई अगर ये 90 डिग्री है तो कर्ण है, कर्ण का लंब के साथ, क्योंकि ये जो कोण है आप देख पा रहे हैं, ये कोण ये थीटा है, तो जब थीटा के सामने का ही लेंथ लंब होता है तो साइन इसके रिलेशन को डेवलप करेगा, कौन, साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे क्या होता है कर्ण। तो साइन 60 कर दीजिए, बराबर लंब कितना है x और कर्ण कितना है 12 - x, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, बराबर x बटे 12 - x कर दीजिए,
ठीक है, 12 माइनस एक्स कर दीजिए, सोल्यूशन करिए। ये जाइए इधर, √3 12 माइनस एक्स बराबर 2x। ठीक है, चलिए इसको हल कर डालिए, देखिए कितना आता है। 12 √3 होगा माइनस √3x होगा बराबर 2x होगा। ठीक है, इसको उधर कर दीजिए, इसको उधर, तो x कॉमन करिए, 2 + √3 हुआ बराबर 12 √3 है। x बराबर 12 √3 है बटे 2 + √3 है। ठीक है, हम इसका क्या करें, रेशनलाइजेशन करें। भाई ऐसे में चेक कर लीजिए, कहीं आंसर है तो वही लगा दीजिए, नहीं तो हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। ऐसे भी सवाल तो बनते रेशनलाइजेशन वाले कि 12 √3 है और नीचे अपना कितना है, 2 + √3 है, तो 2 - √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करें। ठीक है, 2 - √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करें, ये कर दिया हम लोगों ने। इसका गुणा करिए, 12 दूना 24 √3 होगा माइनस √3 का √3 से 3 हो गया, 12 × 36 हुआ बटे देखिए कितना हो रहा है, 2 का वर्ग 4 में से 3 निकला 1 होगा, तो 24 √3 - 36, 24 √3 - 36 देखिए डायरेक्टली यहाँ पर बी ऑप्शन में दिख रहा होगा। ये सवाल का हल है, बी ऑप्शन सही है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक त्रिभुज के कोण 2x 3x - 8 और 5x - 12 है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान 2020 का सवाल है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ क्या होता है, 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 होता है, सबको जोड़िए, 2x + 3x - 8 + 5x - 12 बराबर आप 180 करिए। ठीक है, 2 3 5 5 10x कर दीजिए, -12 8 20 कर दीजिए बराबर 180। 10x बराबर 200, x बराबर 20, x बराबर 20 हो गया। लेकिन हमको सबसे बड़ा कोण बताना है। अब सबसे बड़ा कोण है कौन इसमें, हाँ इसको सोचना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये समझिए, तो पहला वाला ये वाला तो 40 हो गया भाई, इसकी वैल्यू करिए तो 40 हो गई। ठीक है, इसकी वैल्यू करिए, 20 या 60 में से 8 निकलेगा तो 52 हो गया। ले देकर मुझे यही लग रहा है, 5 गुणे आप 20 करिए, 5 गुणे 20 और -12 करिए, 100 में से 12 निकलेगा तो 88 आएगा। सबसे बड़ा कोण कौन है, 88, डी ऑप्शन। यदि एक वृत्त और एक समबाहु त्रिभुज, वृत्त मतलब सर्कल और एक समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मतलब इनका रेशियो पूछा है, जहां वृत्त का जो व्यास है समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के बराबर है। एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, देखिए ध्यान से, ये सर्कल है, ध्यान दीजिएगा। सर्कल का ये सेंटर रेडियस है और इसका डायमीटर है। इसने कहा, अच्छा यहां पर जो वृत्त का व्यास है एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के बराबर है। समबाहु त्रिभुज की अगर भुजाएं हमने 2a मान लिया, 2a क्यों मान लिया अभी मैं बताता हूं। ठीक है, तो इसकी जो डायमीटर होगी वो 2a होगी यहां से यहां तक, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी पता है कितनी, a हो जाएगी। a हमसे इनके एरिया का रेशियो पूछ रहा है और उसमें किसको पहले रखा है जरूर ध्यान दीजिए, वृत्त को पहले रखा है। तो वृत्त का एरिया क्या होगा, पाई, वृत्त का एरिया πr² होता है, तो हम लिखे पाई a का स्क्वायर। ठीक, रेशियो इसका एरिया होता है √3/4, भुजा, भुजा यहाँ पर लेकिन हमने 2a माना है, 2a का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए अभी यहीं पर हम लोग पाई को रहने देते हैं क्योंकि हर सवाल में देखिए पाई लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे पाई a² रेशियो, यहाँ पर √3 रहेगा, गुड़े यहाँ पर कितना होगा 4a² होगा, डिवाइड बाई कितना है 4 है, 4 4 से कटा, a² से कटा, पाई √3 रहेगा, पाई अनुपात √3। तो पाई अनुपात √3 देखिए ऑप्शन नंबर किस में है बताएं, बी में है। बी सवाल, इस बी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए। दो गोलों के आयतन का अनुपात क्या है जहां वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1:4 है। कोई नहीं, अब आप देखिए गोला किसको कहते हैं आपको समझना होगा। गोला बेसिकली ये देखिए, इसका वक्र पृष्ठ बेसिकली होता ही नहीं है, इसका कर्व सरफेस एरिया ही 4πr² होता है, या उसी को सरफेस एरिया कहते हैं। वक्र पृष्ठ तो तब डिसाइड होता है जब कोई बेस होता है, इसमें कोई बेस तो होता नहीं, एकदम गेंद की तरह ऐसे रखी हुई जमीन पर। तो हम लोग कह दें कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दो अलग अलग थे, ऐसे ऐसे थे दोनों। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं, देखिए जैसे इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों के एरिया का रेशियो a1 और a2 क्या दिया है बताइए, 1:4। हमसे उनके आयतनों का पूछा है तो पहले इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालें। a1 होगा 4πr² रेशियो
4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई से गया और यह मान कितना 1:4 है, तो r/r बराबर 1 का वर्गमूल 1 है, 4 का 2 है, ये हो गया। आयतन जो होता है वो 4/3 पाई r³ होता है। अब दोनों में 4/3 पाई रहेगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। 1 का क्यूब अनुपात 2 का क्यूब, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर 1:8 होगा उनके आयतनों का अनुपात, जो कि ऑप्शन नंबर आपको किसमें दिया है, सी में। तो सी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। ठीक। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका, माध्यिका क्या होता है, बीच का मान। जैसे आंकड़े दिए हैं तो हमारी कोशिश हो कि विधि के 2021 का सवाल है। अगर जैसे उंगलियां है ना पांचों, तो इसमें से जो बीच की उंगली है वही माध्यिका है। इसके लिए सबसे पहले इसको ग्रुप करना पड़ता है। ग्रुप करने से पहले भी एक काम मैं जो कहता हूँ करिए, गिनिए। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मतलब इवन, 10 आंकड़े हैं टोटल, 10 मतलब सम है। तो 10/2 करिए फिफ्थ, और एक और करिए सिक्स्थ, मतलब पांचवी छठी वैल्यू डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, यही माध्यिका होगी। ठीक है। अगर ऑड होता तो +1 डिवाइड बाई 2 कर देते। ठीक। तो चलिए हम आपको बता दें, पांचवा और छठा निकालना है। शुरू से करिए छोटे से। सबसे पहले किसको ले लिया, 22। देखते चलिए, 22 लिखा, 22 खत्म, 22 को खत्म करिए। 22 के बाद किसका नंबर आएगा बोलिए, अगर सीक्वेंस की बात करें तो 34 आएगा, बगल में ही है 34, इसको भी खत्म करा। 34 के बाद 39 मुझे दिख रहा है, 39 को लाए, 39 को गायब करिए। 39 के बाद कौन आ रहा है, 39 के बाद 45 आ रहा है ना, 45 आया, 45 को गायब करिए। ठीक। 45 के बाद 54 है, 2 बार है, और सबसे अच्छी बात है कि 54 देखिए 5वें स्थान पर भी है और छठे स्थान पर भी है। तो 54 जोड़कर 2 से भाग करिए, 54 ही आएगा। इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 54। तो क्योंकि पांचवी और छठी वैल्यू जब सेम है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो फिर तो वही आएगा ना। तो 54 ही इसकी माध्यिका होगी, सी ऑप्शन में है राइट सोल्यूशन है। ईडीआई का सवाल है, देखिए इस सवाल के नेचर को समझिए क्या कह रहा है। दिए गए सवाल क्या कहता है, पढ़िए। दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करना है और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाएं 2 क्रमागत वर्षों में 2010 और 11 में हुई पुस्तकों की बिक्री 1000 में दर्शाती है। अलग अलग, 2010 को ब्लैक से और व्हाइट से दिया है, 2011 को। दोनों वर्षों में कंपनी की शाखाओं C1 C2 C5 C1 C3 C5 C1 C3 और C5 की एक साथ कुल बिक्री 1000 में ज्ञात करिए। ठीक है, दोनों वर्ष की बताना है, एक वर्ष का नहीं। C1 का देखिए जोड़ के बताइए कितना हो गया, 3 और 5 7 12 123। ठीक है, 70 50 120 123। C1 हो गया, C3 ये है आपका 9 7 7 6 13 1 14 140 हो गया। C5 यहाँ पर है 7 4 11 9 7 16 17 171 हो गया। तीनों जोड़िए, तीनों जोड़ते हैं, अपने पास 123 है, 140 है और कितना है 171 है। तो 3 1 4 हो गया, 7 4 11 2 13 हो गया, कैरी 1 1 1 2 1 3 3 1 4 हो गया, 434। 434 देखिए पहले ही ऑप्शन में, राइट सोल्यूशन इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 2019 का सवाल है। 2010 में सभी कंपनियों की बिक्री का औसत 1000 में बताना है। 2010 में, 2010 में आ गए हम लोग, यहाँ पर ये है ब्लैक। औसत के लिए हमें क्या करना होता है, योग बटा संख्या, 51 79 69 62 94 सबको जोड़िए। देखिए 90 9 6 15 150 150 210 280 330, पहले 330 करिए फिर आगे चलिए। 4 2 6 6 9 6 9 15 15 9 24 1 25 25 जोड़ दिया, तो 300 कितना हो गया 55, 355 बटे कितना करें 3, बटे कितना करना है टोटल कितने 5 है ना, 5 से भाग करिए, 5 से भाग किया तो कितना हो जाएगा 5 7 35 5 1 5 71 आएगा। औसत कितना आएगा बताए 71। बी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन हो गया। और आज के सेशन का यही अंतिम सवाल था। तो सेशन कैसा लग रहा है जरूर बताइए कमेंट से। मुलाकात अगली क्लास में होगी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।